तो एसएससी एग्जाम की आई थिंक आज लास्ट डेट है, फिलअप कर दिया होगा आप लोगों ने। इस पे कल ना मैंने ये बताया था, एक यूट्यूब पे वीडियो कल मैंने अपडेट किया है, इसमें ये बताया एसएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी। आई विल शेयर यू इन द ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। लेकिन सर्च करके एडोस्फीयर का चैनल तो आपके पास होगा ही, उस आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो बताया उसमें मैंने क्या क्या जीएस में क्या इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं। मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट और मशीन दो ही टॉपिक कर लिए ना, तब भी आप प्री की कट ऑफ में हो, ऑलमोस्ट 50 नंबर के आसपास आएंगे दोनों, कम से कम। और मशीन करने में आधी चीजें बेसिक ही आती। तो उस वो था एक 60 डे स्ट्रेटजी प्लान, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सितंबर स्टार्ट हो गया, सितंबर पूरा पड़ा है हमारे पास, अक्टूबर है और नवंबर में एग्जाम है। आई थिंक वो नवंबर के मिड में जाएगा एग्जाम। वो 60 डे का मैंने मान के चला है, स्ट्रेटजी प्लान था एक, उसके हिसाब से थोड़ा सा टारगेट करें जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसकी, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हैं वो अपना सिलेबस करते रहें, लेकिन क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो भी करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। एसएससी ने दे दिया तो ए नहीं देगा, ए नहीं दे दिया तो गेट नहीं देगा, कोई कॉपीराइट नहीं होता। क्वेश्चन अच्छा है तो कोई भी दे देगा, समझ रहे हो। आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो आज एमसीक्यू कराऊंगा मैं आपको, डिफरेंट एमसीक्यू। और एमसीक्यू करने का मतलब सिर्फ यही है, आपने प्रैक्टिस के लिए बैठाना है। स्टूडेंट जब कोचिंग लेते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें नॉलेज लिए गेन करनी है, लेकिन गलत है। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बैठना होता है। इसके लिए नॉलेज तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में एक चीज नहीं बनती, बस प्रैक्टिस के लिए नहीं बैठता इंसान, वो पढ़ता ही रहता है। यस और नो, वो पढ़ता ही रहता है। हालांकि होना चाहिए, जब 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद वो कभी भी बुक नहीं उठाएगा सिर्फ रिवीजन के लिए, या तो टॉपिक एमसीक्यू देखेगा या फास्ट ट्रैक पे कोई सब्जेक्ट करेगा। मान लिया सपोज आपने मेजरमेंट उठाया, तो मेजरमेंट उठने के बाद वो एक दिन में खत्म हो जाना चाहिए थ्योरेटिकल। यहाँ भी कॉपी शुरू हुई है, जहाँ भी कॉपी खत्म हो रही है, ये नहीं कि 10 दिन में पढ़ रहे हो उसको। फास्ट ट्रैक पे खत्म करो और सीधा किस पे आ जाओ, प्रैक्टिस के लिए आ जाओ। प्रैक्टिस बैठने की करनी है, और बैठकर क्या क्या करोगे, एमसीक्यू वगैरह ऑब्जर्व करो, रिकॉल करो, क्योंकि पेपर में आपको बैठ के सिर्फ रिकॉल ही तो करना है। जिसने ये रूल अपना लिया ना लाइफ में, हम गलत जाते हैं, हम रिसर्च करने लग जाते हैं कोचिंग में। क्या करने लग जाते हैं, रिसर्च तो कर ही रखी है जो पढ़ा रहे हैं। अब नई नई रिसर्च की होती तो फिर ऐसे थोड़ी ना पढ़ा सकते थे आपको। जितना एफर्टलेस हम पढ़ाते हैं, आपने देखा कभी हम एफर्टलेस पढ़ाते हैं? यस और नो। तो रिसर्च तो हो रखी है सब्जेक्ट पे। बुक तो हम तो ये भी नहीं कह रहे कि बुक फॉलो कर लो, मैं तो मटेरियल भी नहीं बोल रहा आपको फॉलो करने के लिए। मटेरियल के क्वेश्चन मैंने खुद सेलेक्ट कर रखे हैं जो मैंने करवाने होते हैं, समझ में आया। तो इस प्लान में सबसे पहला क्वेश्चन जो कल कराया था आपको, पहले बाकी बातें बाद में, मोटिवेशन वगैरह जो भी आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं नोट भी करूंगा अलग से, वो आपने आंसर देने हैं। ये तो मैंने कल बता ही दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, मैंने बताया जो ईडीसी और एनालॉग के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कम से कम। और मैक्सिमम हिमाचल के एग्जाम में 10 से 12। ये हिमाचल को थोड़ा ज्यादा पसंद पसंद है ये सब्जेक्ट, ईडीसी और एनालॉग वाला, ठीक है। हरियाणा पीएसपीसीएल इसको 6 से 7 क्वेश्चन मान के चलें। पर ये बात ऐसी होती है, इस सब्जेक्ट को आने का मतलब है इसके लिए कोई ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी बाद में, क्योंकि थ्योरेटिकल भी है। चीजें क्या है, ये इसका एडवांटेज है टॉपिक का, क्या है। तो पहला क्वेश्चन कल कराया था वो क्लास में कि जो डिप्लीशन लेयर बनता है, अब डिप्लीशन लेयर तो नया नहीं है आपके लिए वर्ड। डिप्लीशन लेयर ये वो है जब पी एन जंक्शन आपस में मिलते हैं, पी और एन मिलते हैं, दो मटेरियल होते हैं, डिफरेंट मटेरियल होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। ये वही डिप्लीशन लेयर है जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर का काम करता है। बना किसकी वजह से था, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। बनाया भी उसी ने और उसी के लिए क्या बन गया, बैरियर बन गया। सो आंसर आएगा इसका डिफ्यूजन ऑफ चार्ज। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहते हैं तो ये लिख लो, डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। क्या कहते हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो ईएससी हो, चाहे वो गेट हो, आप चेक करें, चाहे वो स्टेट लेवल का जेई एई हो, हर लेवल के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। क्योंकि कहते हैं कि एग्जाम के लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का होना जरूरी है, और ये जो डिप्लेशन लेयर होती है ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पता होना वो फैक्ट बात है, फैक्चुअल है, सबको पता है।
कि डायोड, किसको नहीं पता था क्लास शुरू करने से पहले कि डायोड फॉरवर्ड बायस होती है, रिवर्स बायस होती है। लेकिन रीजन क्या है, क्यों क्यों फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, क्यों नहीं होता है, उसका रीजन तो आपको कंसेप्ट में आके पता चलेगा। क्लियर है? तो ये थी बात नंबर एक। कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुए भी हैं, लेकिन रिवीजन, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूं, जब मैं ये सेशन ले रहा था तो मैं थ्योरी में पीछे था और क्वेश्चन में आगे निकल गया था। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन के लिए सेशन रोक दिए थे, क्योंकि थ्योरी का होना भी जरूरी। ठीक है, ये अच्छी बात है। हम एमसीक्यू में मेरी जो स्पीड थी इतनी ज्यादा हो गई कि थ्योरी पीछे रह गई और एमसीक्यू ज्यादा आ गई, क्योंकि वो अच्छी बात है भाई, एमसीक्यू तो करने चाहिए, हमें क्या करने चाहिए। तो कोई बात नहीं, थ्योरी तो अपने हाथ की बात है, थ्योरी भी कर ली, और क्योंकि सब कुछ मैं ही तो करा रहा हूँ आपको। चलिए, इस क्वेश्चन में समझना है कि कौन सी डायोड रिवर्स बायस मोड में है, कौन सी डायोड। ऑफ दिस डायोड शोन इन द फिगर डायग्राम विच वन ऑफ द डायोड इज रिवर्स बायस। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए भाई कौन सी डायोड रिवर्स बायस में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। डायोड नजर आ रही है आपको? मैं लगा देता हूं। दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड। ऑलराइट, कुछ है ऑप्शन आपके पास? हम्म, बी। एक स्टूडेंट ने कहा है बी, किसी और का इससे अलग कोई आंसर? जितने लोग इस लाइव अभी देख रहे हैं सबने कमेंट करना है। मैंने कहा जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ेगी आप लोगों की तब तक समझ नहीं पाओगे। इट इज प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह फोकस करना। समझ रहे हो? कोई भी काम लाइफ में तभी होता है जब आपकी कंसंट्रेशन, कुछ भी हो सकता है दुनिया में काम, आप कुछ भी करना शुरू करो, जिस दिन आपने कंसंट्रेशन अपनी रोक ली ना किसी काम के लिए, तो आप वो काम सीख जाओगे। आप एक बात बताइए, जब आप बाइक चलाना या साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो जब बिल्कुल पीक लेवल पे था, जब स्टार्टिंग, मैं वो याद ही होगा आपको टाइम, आपको फोकस कहाँ होता था, पूरा फोकस कहाँ होता था उसको सीखने में? उस टाइम आपको नहीं पता था किसकी बाइक लेकर आप घर से आए हो, किसका साइकिल लेके आप आए हो। चाहे वो टूट जाए, चाहे वो फूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ एक टारगेट था, जिंदगी में कोई भी काम करो उसके लिए फोकस जरूरी है। पढ़ाई तो अब आपके लिए, करियर के लिए इस टाइम क्या है, इंडिया में सिचुएशन ऐसी है, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए रिटर्न देना पड़ता है। पढ़ाई तो एक टूल पकड़ा है आपने, अपने ध्यान को, अपनी फोकस को एक जगह रखने के लिए, सिर्फ ये मान लीजिए। और अगर ये फोकस यहाँ हो गया तो ये काम भी हो जाएगा। फोकस करना है, क्या करना है, किसी के बाहर इस टाइम एनवायरनमेंट मैंने कोशिश की ऐसा बनाया है। पहले यहाँ मैं आपने देखा, पहले रमन सर के साथ ये रूम अटैच था, तो थोड़ा डिस्टरबेंस होती थी। तो इलेक्ट्रिकल, और अभी तो आगे नेक्स्ट मंथ तक आपकी क्लास वो वाली हो जाएगी, बड़ी क्लासरूम हो जाएगी, तो प्रोजेक्टर पे भी क्लास लग सकती है, और सिविल को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो चीज़ें सिर्फ मैं इसीलिए करता हूँ, ये मेरा ही सजेशन था कि मुझे बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस और फोकस करवाना है। क्या करवाना है? उनको एनवायरनमेंट ये देना है कि उनको ऐसा लगे कि एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं, यस और नो। और वहां जिस दिन आप बैठोगे उस दिन आपका दिमाग एकदम से अगर कॉन्सेंट्रेट करके चल पड़ा तो कोई रोक नहीं पाएगा। कुछ चीजें पेपर में कॉमन सेंस से होंगी, जो यहाँ क्लास में रोज बैठते हो ना, इसी कॉमन सेंस से कुछ क्वेश्चन होंगे पेपर में सोल्व, क्योंकि आपको बैठना आ गया, सिटिंग करना आ गया, रिकॉल करना आ गया। कोई कितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन कर लो, कितने भी क्वांट के कर लो, नया क्वेश्चन आएगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने सेटिंग यहाँ पर बैठ के कंसंट्रेशन करना सीख लिया, लॉजिकल क्वेश्चन तो होते हैं वो रीजनिंग के, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए के बाद सी, सी के बाद ई, तो देख लोगे कितना कितने का डिफरेंस है। जिसको बैठना ही नहीं आता वो क्यों लॉजिक लगाएगा वहां पे बैठ के? लॉजिक तो लगाने, यस और नो। मैं मानता हूं कि सारे क्वेश्चन नहीं कर सकता, सारे तो कोई करना भी नहीं है। आप ये बताओ, कल मैं बात बता ही रहा था कि आपको एसएससी में मिले हैं 100 क्वेश्चन मिलते हैं नॉन टेक में, कितने मिलते हैं? आप मुझे साफ साफ बताना एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या है। कुछ बच्चे इस पर डिस्कस ही नहीं करते। 100 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के, कितने आएंगे? जिसमें रीजनिंग आएगी, क्वांट नहीं आती इसमें। क्वांट पता है क्या होता है? कुछ को तो पता ही नहीं चलता क्वांट क्या होता है। बाद में पूछेंगे मुझसे एक डेढ़ साल बाद, सर क्वांट कौन करवाएगा यहाँ पे? कभी घूमते हुए वैसे ही डाउट लेने आएंगे ना, क्वांट तो हो गया होगा आपका, वो नहीं, तो क्वांट नहीं आएगा इसमें। क्या होता है क्वांट? नहीं पता ना, कब पूछोगे फिर? हम्म,
क्लास में इंसल्ट करवानी चाहिए अपनी, क्योंकि जितनी इंसल्ट होगी उतना जानोगे आप, उतनी अंदर आपके अंदर आग लगेगी पूछने की। आप समझ रहे हो? क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड बोलते हैं इसको। जब फेसबुक का तो पता होगा, एफबी, व्हाट्सएप का भी कोई छोटा मोटा नाम रख रखा होगा आप लोगों ने, मुझे नहीं पता होता है इन चीजों को, इनका जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो नॉन टेक के 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 तो आएंगे रीजनिंग वगैरह से और जनरल अवेयरनेस से, और 50 आएंगे जीएस वाले पार्ट से। कितने क्वेश्चन हो गए? 100 ही हुए ना। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का, में 1 मार्क्स का होगा। तो टेक्निकल भी होगा फिर आपका, इलेक्ट्रिकल वालों का 100 नंबर का आएगा टेक्निकल, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल। कितने आएंगे? ये भी 100 हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? ये फॉर्मूला इसलिए मैं कर रहा हूं कि ताकि आप हर एग्जाम पे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, ये करना आना चाहिए आपको। आपको पता चल जाएगा एग्जाम को कैसे करना है मुझे तैयारी। 120 मिनट में करना है। किस में करनी है एग्जाम? कुछ एग्जाम इंडिया में ऐसे हैं जिनके लिए तैयारी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट देख करना जरूरी है। 200 क्वेश्चन 120 मिनट में। 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को तो 1 मिनट भी नहीं जा रहा है। साफ पता है कि एसएससी जेई के अब प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पढ़ते ही 100 में से जो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन के आंसर, अगर मेरी क्लास आपने लगा ली तो पेन आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप आंसर टिक कर दोगे। हालांकि ठीक है, 200 में से होंगे 2 घंटे में आपके, जोर लगा के 120-30 क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। सारे तो पढ़ भी नहीं पाओगे ना आप। अगर सारे पढ़ने लग गए तो फिर आपको 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने में, उसको फिर दिमाग में सोल्व करने में 2-3 मिनट अगर लग रहे हो तो वो टाइम किल तो हो रहा है। जैसे ही 120 मिनट होंगे, 2 घंटे पेपर आपसे छीन लेंगे। मतलब पेपर क्या छीन लिया, आजकल तो ऑनलाइन पेपर होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है वो। कुछ बच्चे क्या करते थे ऑफलाइन में, सर 2 मिनट रुको, 10 मिनट रुको सर बस। एकेडमिक वाला सिस्टम तो रहा ही नहीं, अब तो टाइमर चल जाता है। क्या चल जाता है? चाहे आपने 5 मिनट लेट ही सेशन किया शुरू, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, कोई टाइमर होता है इसमें। वो तो डिपेंड करता है ना किसने लॉगिन पहले किए, लेकिन इसमें तो फिक्स 120 मिनट ही मिलने हैं। तो एक क्वेश्चन को 120, 1 मिनट मिलता भी नहीं, 30-40 सेकंड मिलते हैं। तो जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको 2-2 मिनट 3-3 मिनट लग जाते हैं। तो आपने तो वो 120-30 क्वेश्चन आसान आसान से ढूंढने हैं 200 में से, जो आपने सिर्फ करने हैं। सारे करने लग जाओगे तो वैसे नहीं होगा। तो एक ऐसे लेवल की तैयारी तो, ईएससी लेवल की तैयारी तो सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन करने हैं। तो ये मत मानो कि जेई के क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में। समझ रहे हो? ईएससी लेवल की, यूपीएससी लेवल की आपको जो के क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं। ईएससी के क्वेश्चन देखें कभी? मैं दिखाऊंगा आपको एक दिन। यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं आपके क्लास में, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहां से। आपको मैं पेपर दिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी हर एक बच्चे को, चाहे कोई भी एग्जाम निकालना है आपको। सबको रेकमेंड करता हूं मैं, क्योंकि हमें टॉपिक समझना है। हमें पता नहीं है उस टॉपिक का, अब हम तैयार करके जा रहे हैं उस टॉपिक को, और हमें उस पेपर में सारे आसान क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? सारे टॉपिक पढ़े होने चाहिए कि नहीं पढ़े होने चाहिए? अब मान लो इस टॉपिक में से टफ क्वेश्चन आया, तो मुझे पता है कि मुझे इसको छोड़ना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन मैंने करने ही नहीं है। समझ रहे हो? कहीं स्ट्रेटजी यहां पर फंसती है, यहां पर क्लियर होती है कि पढ़ना तो सारा पड़ेगा, और हर लेवल के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे। इजी इजी जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको मॉडरेट लेवल पर लेकर जाता हूं हमेशा। मैं गेट के क्वेश्चन जनरली क्लास में नहीं करवाता। हाँ, 2010 से पहले वाले करवा देता हूँ, क्योंकि वो पहले गेट के जो क्वेश्चन आते थे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आते थे, मतलब थ्योरेटिकल आते थे, सॉरी क्या आते थे, अब नहीं आते। अब न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल से बच्चों को फोबिया रहता भी है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने शुरू करूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। आप ये बताइए कि पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कहते हैं, क्या कहते हैं? 200 क्वेश्चन को 120 से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने सेकंड आपको चाहिए एक क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कंक्लूजन यहां से यही लेके निकलेंगे कि जेई के क्वेश्चन को बस अगर पेपर में बैठ गए, जो क्वेश्चन पढ़ते ही आ गया पेपर में, 1 घंटा तो मुझे सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन आया, पढ़ते ही आपको आंसर आ गया, ठीक है। फिर फोर्थ, तो सेकंड नहीं आया मत करो, थर्ड नहीं आया मत करो, फोर्थ नहीं आया मत करो, एट्थ आ गया, पढ़ते ही आ गया, कर दो। ऐसे करते करते 40-50 क्वेश्चन आपने ठीक कर लिए। यार आधा तो पेपर कर चुके हो आप। अब काम आएंगे आपके स्टार। जाएंगे, कहते हैं ना कि स्टार स्टार काम, पेपर में बैठे हुए मेरे स्टार ही नहीं चलते। यार स्टार तब काम आएंगे, वो 10-20% आपके कंट्रीब्यूट करेंगे। 50 नंबर का तो ठीक कर गए आप। अगर 10-20% इधर उधर आपने दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दिए,
और फिर भी आपको लगा कुछ गैप रह गया है, मुझे 10 एक नंबर और लेने चाहिए, फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन वगैरह लगाते हो, मैं बताता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आप अपनी टारगेट पे, उस कट ऑफ पे पहुंचे हो, यस और नो? ऐसे ही बैठे हो आज तो स्टार काम करेंगे, पहले का ए होना चाहिए, इसका बी, फिर सी, फिर डी, पैटर्न बना रहे हो बैठे हुए, ऐसे नहीं करेंगे। पहले उसको टाइम दो पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने वाली बात नहीं है। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, पहला क्वेश्चन आए नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरा नहीं आए कोई बात नहीं, तीसरा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 50वां क्वेश्चन भी आ रहा है तब भी वहीं जाकर रुको। होना तो कुछ भी नहीं है, पेपर टफ आ गया सब, क्या पता सबके लिए टफ हो। एक्चुअली एग्जाम देखता भी यही है कि किस स्टूडेंट का, वो जानबूझ के क्या करेंगे, कुछ एग्जाम की स्ट्रेटजी होती है, 50 क्वेश्चन के बाद इजी क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे। वो चाहते ही यही है कि हम बंदा ही ऐसा चाहिए हमें जिसका जो घबराता ही नहीं है। अब डिपार्टमेंट में जाके मान लिया 10 ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए और लगातार कॉल पे कॉल आ रही है, अब यही यही जो भी लगे हो, हैंडल तो करना आना चाहिए आपको। अब 10 जो 50 क्वेश्चन का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा है, वो 10 ट्रांसफॉर्मर के सामने बहुत कम है, उसका हैंडल कैसे कर पाएगा? घबराना नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जाना तो हाई, पेपर तो देना ही है आपने, आराम से बैठो। पीएन जंक्शन डायोड, टेंशन नहीं लेनी, यहां पर प्रैक्टिस करो इस बात की। आप ये बताइए पी क्या है और एन क्या है? जो ट्रायंगल है वो क्या है, और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है? तो आज तक यही कहा सुना था आपने कि पी पे पॉजिटिव और एन पे डायोड क्या हो जाएगी, और अगर रिवर्स हो गई पोलैरिटी, रिवर्स बायस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कह रहे हो कि ये हो गई फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स करें तो ये क्या हो गई? डिप्लोमा लेवल की बुक में, लोकल बुक्स में जो आप पढ़कर एकेडमिक पेपर में पढ़ते थे, उसमें यही लिखा हुआ है, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। क्लियर है? चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए में ये क्या है आपकी, एन है, कितना जुड़ा हुआ है, -12 वोल्ट। ये क्या है आपका, जो रेड ट्रायंगल है, ये क्या है, पी है ना, यहां जुड़ा हुआ है -5 वोल्ट। ये तो दोनों जगह माइनस है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो। फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ग्राउंड का मतलब होता है, और यहां दूसरे से एंड पे कितना है, +5 ना। स्मॉल साइज तो ठीक है, जूम करूं क्या नहीं करूं, ठीक है नजर आ रहा है। जीरो भी मिनिमम पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो भी। सी पे आ जाओ, इधर इधर है 0 वोल्ट और इधर है -10 वोल्ट, यहाँ +5 और यहाँ +10। आपको नहीं लगता यार ये इसमें प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, छोड़ना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ आपको पोटेंशियल देखने होंगे, क्या देखने होंगे, तो कौन सा पोटेंशियल हाई है और कौन सा पोटेंशियल लो है। हाई पोटेंशियल को पॉजिटिव माना जाएगा और लो पोटेंशियल को नेगेटिव माना जाएगा। दिस इज एक्चुअली, ये थोड़ी सी आगे बढ़कर बात हो गई, जिन लोगों ने कल की क्लास लगाई है आप समझ रहे हैं, उनको थोड़ा समझ में आएगा। क्योंकि जब आइडियल डायोड समझा रहा था तो प्रैक्टिकल आइडियल डायोड में तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं है, फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस ओपन सर्किट। लेकिन जब कंसेप्ट बताया, डिप्लीशन लेयर की वजह से कट इन वोल्टेज आ गया, तो सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट बिल्डअप होता है जब, तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। उसका मतलब यह नहीं कि पुरानी चीजें गलत हो गई, वो गलत नहीं है। जब बिल्कुल लो लेवल में पढ़ोगे तो इतना ही बताएंगे, पी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब लो लेवल में पढ़ोगे तो फिर इतना ही पढ़ोगे, रेक्टिफायर क्या करते हैं, इसी को डीसी में बदलते हैं। लेकिन जब हाई लेवल पे पढ़ोगे तो पता चलेगा, रेक्टिफायर के बाद तो फिल्टर भी लगाना होता है, फिल्टर के बाद रेगुलेटर लगाना होता है, तब जाके प्योर डीसी मिलती है। यस और नो? ये तो हमारे, ये किसी और की गलती नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने की आदत है। समझ में आया स्टोरी ये? तो अब इसको करते हैं भाई, आप मुझे बताएंगे। अब ये क्वेश्चन उस स्टूडेंट का ठीक होगा जिसको हाई और लो पता करना आता हो। हाँ जी, माइनस, ये आपका पी साइड है, चेक करते चलेंगे कौन सा फॉरवर्ड बायस कौन सा रिवर्स बायस। इट इज प्रैक्टिस, इट इज प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। हाँ जी, ये पी साइड है, यहां पर कौन सा पोटेंशियल है, -5 वोल्ट। -5 वोल्ट जो होती है और -12 वोल्ट में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, -5 बड़ा होता है -12 से, और ये -12 हो गया लो पोटेंशियल। तो क्या क्या हुआ, पी पे पॉजिटिव हाई पोटेंशियल आ रहा है और एन पे लो पोटेंशियल आ रहा है, तो ये डायोड हो गई, ये डायोड हो गई। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे पता चला?
-5 बड़ा है, मुझे पी वाली साइड की क्या चेक करना है कि हाई पोटेंशियल है। पी वाली साइड क्या है? अरे पी पॉजिटिव ना, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन द नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज, यस और नो? चाहे वो 1 भी है, 1 0 से बड़ा होता है, 1 -1 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? पॉजिटिव वैल्यू -5 -12 से बड़ा है। अब आप कहेंगे कि क्या ये डायोड कंडक्ट करेगा? कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा इससे कोई मतलब नहीं। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, 0.1 वोल्ट डायोड को फॉरवर्ड बायस कर रहा था, लेकिन करंट कंडक्ट नहीं हो रहा था, याद है आपको? 0.1 वोल्ट पे डायोड तो फॉरवर्ड बायस हो गई थी, लेकिन डिप्लीशन लेयर क्रॉस नहीं हो रहा था। आप नीचे खड़े थे, मैंने कहा था आपके पास दो जूल एनर्जी है, आपको छिड़िए चढ़ने में चाहिए 3 जूल एनर्जी। आप चढ़ तो सकते हो, लेकिन बीच में गिर भी जाओगे। फॉरवर्ड बायस होना एक अलग बात है, करंट कंडक्ट करना एक अलग बात है। करंट कंडक्ट कब करेगी? सिलिकॉन के केस में कम से कम 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल होना चाहिए। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है। समझ में आया? हाँ जी, ऑप्शन बी। हाँ जी, ये है आपका। आपको समझ में आ रहा है? जो ऑनलाइन है तुरंत बताना मुझे, बाद में मत बोलना। अब ये 0 वोल्ट आ रहा है पी वाली साइड, और एन वाली साइड कितना आ रहा है? हाँ जी, ये हो गई रिवर्स बायस। एन वाली साइड हाई पोटेंशियल 5 वोल्ट ज्यादा होता है 0 वोल्ट से। अरे 5 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट ना। सी ऑप्शन, दिस इज 0 वोल्ट, ये पी पे लगा हुआ है, और एन पे कितना लगा हुआ है? 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन द -10 वोल्ट। डेफिनेटली जीरो ज्यादा होता है -10 से, होता है कि नहीं होता है? जब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, आप न्यूट्रल हो, और एक आपका फ्रेंड को किसी के 10 रुपए देने हैं, तो दोनों बराबर नहीं। जिसको 10 रुपए जिसके देने हैं उसको पहले अपनी उधार उतारनी पड़ेगी 10 रुपए की, तो नीचे है इसका मतलब वो। और आप न्यूट्रल हो, तो जीरो बड़ा होता है 10 से, माइनस का मतलब देना है किसी का। जब उसके पास किसी अपने खुद के वो अर्न करेगा 10 रुपए, तो उसके पास 10 रुपए की इनकम नहीं होगी, पहले तो देगा वो। हाँ, वो अलग बात है कि नहीं दे रहा है वो। हम्म, जीरो हमेशा बड़ा होता है -10 से, क्लियर है? तो ये भी क्या हो गई? हाँ जी, लास्ट। ये है डायोड आपकी, ये लो पोटेंशियल है, और ये, अरे पी सर हाई पोटेंशियल, तो ये भी डायोड क्या हो गई? क्या पूछा हुआ था? मे भी एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए, फॉरवर्ड बायस पूछ लें, फिर 3 ऑप्शन रिवर्स बायस के आएंगे, एक फॉरवर्ड बायस का होगा उनमें से, यही तो होगा, या कुछ और होना चाहिए? दो, अब ये कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे, ज्यादा ही समझदार होते हैं, सर 2 फॉरवर्ड बायस के हुए तो। यार ये तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया उसने, अब क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ इन बातों का जवाब देने नहीं बैठा हूँ, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाने बैठा हूँ। क्वेश्चन गलत आ गया, ये मेरी गारंटी नहीं है। समझ रहे हो? वो आ जाए तो आ जाए, तो मेरा काम सिर्फ बताना है कि ये फॉरवर्ड बायस ऐसे चेक करते हैं, और रिवर्स बायस वो जो गलत आएगा वो सबके लिए आएगा, कोई आप अकेले के लिए नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, क्योंकि हम जर्नल कंडीशंस के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को नहीं बदल सकते। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, जल्दी से आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। जिसने ये सारे क्वेश्चन लगा लिए, जितने मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसका आने वाले एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये याद रखना आप। ये नहीं है कि एक ही बार करने हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक एग्जाम ना, जब आपके पास अवेलेबल टाइम है। प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता, बस लास्ट में ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप कई बार कर लोगे, आप क्वेश्चन देखोगे, आपका ध्यान सिर्फ आंसर पे ही जाएगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा। ये सर नो? हाँ जी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है बताओ? नहीं पता? इंडिया के? हाँ। अब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कभी सुना नहीं, और चाहते ना चाहते हुए भारत के प्रधानमंत्री रोज सुनते हैं, ये भी इनके फ्रेंड तो है नहीं वो। जो चीज चाहते हो ना चाहते हो आप रोज सुनते हो ना, वो प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। ये नरेंद्र मोदी से कोई खास अटैचमेंट नहीं है, जितनी बार ये नरेंद्र मोदी से नहीं मिले, उतनी बार इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी नहीं मिले। दोनों एक ही बात है, ये सुनो, या कॉल होती आपकी बात होती है उनसे, तो याद करने की कोशिश नहीं की कभी भी, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो खास बात है वो पीएम, इंग्लैंड के पीएम में भी हो सकती है। मैं कहने का मतलब यही है, जो चाहे अनचाहे में रोज करोगे वो याद हो जाएगा, और जो नहीं करोगे वो याद नहीं होगा। समझ में आया? सचिन तेंदुलकर को फोटो देखते ही पहचान लोगे, लेकिन फॉरेन के किसी क्रिकेटर को, नया क्रिकेटर है पुराना, आपके टाइम से पहले का, जो आपकी यंग होने से पहले जो की थे, शायद ना पहचान पाओ। जिसका इंटरेस्ट होगा वो तो शायद पहचान ले, क्योंकि उसने फिर स्टडी भी कर रखी होगी। जो चीज आप देखते हो वो माइंड कैप्चर करके रखता है। समझ रहे हो? चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज आज लग रही है, इसको बस आज ही के लिए मत छोड़ना, इसको आगे भी लिख लिख लेना आज की क्लास का,
कि अब मैं नेक्स्ट डे डिसाइड करूंगा, इसको परसों पढ़ूंगा, फिर 4 दिन बाद पढ़ूंगा, फिर 10 दिन बाद, फिर 15, फिर 20, ऐसे करना ही करना होगा। एक दिन बहुत अच्छा पढ़ने से कुछ सिलेक्शन नहीं होनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। बताइए जब जब तक इस क्वेश्चन का आंसर, कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड बायस पूछा है, हाँ जी ए बता रहे हैं। अच्छा ये रजिस्टर लगा रखा है, लगा लिया इसने, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? पोटेंशियल तो -2, मतलब ये लो पोटेंशियल है, लो वोल्टेज है, और इधर पोटेंशियल मतलब वोल्ट। हाँ जी पहले में ही मिल रहा है मुझे आंसर, हाई वोल्टेज पी पे आ गई, किस पे आ गई? और पूछा भी क्या है, तो कौन सी डायोड हो गई? इसका मतलब सारे ऑप्शन किसके हैं? रिवर्स बायस के होंगे, चेक कर लेना। एनी डाउट? अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, इस डायोड को क्या कहोगे आप? मान लिया ये कभी केस आ गया, तीन केस मैं आपको दिखा रहा हूं इस टाइम, वोल्टेज है सारी, और थर्ड केस है, तीन डायोड है आपके पास इस टाइम स्क्रीन पे। फर्स्ट डायोड फॉरवर्ड बायस, कंडक्टिंग है कि नहीं ये नहीं बोलना, फॉरवर्ड बायस है, क्या है? फॉरवर्ड बायस एंड कनेक्टिंग तब बोलेंगे जब इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, वो चेक होगा सर्किट सर्किट देखकर। क्या कैसे होगा चेक होगा? सर्किट देखकर। हमें थोड़ी ना पता है, हमें तो पोटेंशियल बताएं। सेकंड डायोड किसमें है? और थर्ड डायोड है अनबायस्ड, जहां पर दोनों में सेम पोटेंशियल है, क्या है? अनबायस्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहां तक कोई दिक्कत? वैसे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाओ, ये डायोड ऐसे पड़ी है, कोई कहेगा ये कौन सी बायस है, तो इसको भी मैं अनबायस्ड ही कहूंगा। क्या कहूंगा? कोई बायस लगाई ही नहीं है आपने, क्या नहीं लगाई? बायसिंग मतलब डीसी सप्लाई आपने कनेक्ट कर दी, क्या कर दी? डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आप सिंपली चेक कर सकते हो किसी भी डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सर्किट दे रखा है आपको। हाँ जी आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई दिक्कत, सब समझ में आए? ठीक है, मैं थ्योरेटिकल पॉइंट, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं खाली, मैं तो आपको डिटेल में भी बता रहा हूँ चीजें। इस क्लास कराने का मतलब मेरा मेन टारगेट ये भी है कि साथ साथ थ्योरी की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है? अदरवाइज 3 क्वेश्चन कराने में तो 3 मिनट लगने चाहिए, समझ रहे हो? पर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है, एक ही क्लास में मैं इतना कंटेंट करवा चुका हूं आपको, जिसमें ये भी बात हो चुकी है। एक आइडियल वर्ड क्या होता है? आइडियल ऐसी डायोड जिसका फॉरवर्ड बायस में कट इन वोल्टेज 0 होता है। कितना होता है? चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं, सर्किट ही देख लेते हैं कहां पे है सर्किट। ये डायोड है, क्या पूछा है? एक बार क्वेश्चन पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसको थोड़ा सा ठीक करके, एग्जाम ना जानबूझ के नई चीज बना देगा, ये कुछ नहीं है यार, यार इसको यहाँ बैटरी लगानी चाहिए थी, क्या लगानी चाहिए थी? और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस ये मतलब क्लियर है। इस हिसाब से डायोड क्या है? फॉरवर्ड बायस है। रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है? कैसी हुई फॉरवर्ड बायस? ये तो रिवर्स बायस होनी चाहिए। हाँ, प्लस कहाँ है? प्लस है भाई, जब प्लस, ये प्लस लेकर आप चले तो बीच में रजिस्टर आ गया, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस इधर ही रहेगा। और जब माइनस लेके चलोगे तो वो इस साइड आएगा। तो सबसे पहले डायोड चेक किया आपने, डायोड क्या हो गई? फॉरवर्ड बायस। क्लियर? अब ये कह रहा है, चार ऑप्शन इसने लिखे, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है इन द फॉरवर्ड बायस, बी ऑप्शन में लिखा है इन द रिवर्स बायस, सी ऑप्शन में इन द फॉरवर्ड बायस, डी ऑप्शन में इन द रिवर्स बायस। जो रिवर्स बायस वाले हैं वो तो इसके आंसर ही नहीं है, आंसर नहीं है इसके वो। तो डायोड तो फॉरवर्ड बायस में, अभी आपने खुद से बोला, क्या बोला? हमेशा सप्लाई से चेक करनी होती है वोल्ट डायोड की पोलैरिटी, किससे? बाई चांस कुछ समझदार बच्चे ऐसे होते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूं, करंट कैसे फ्लो होता है? बैटरी के पॉजिटिव से ना, तो ऐसे फ्लो करवा दूं,
ऐसे नहीं कर सकते आप। हाँ, एग्जामिनर तो दे सकता है ऐसे, वो दे देगा ऐसे, उसकी मर्जी है। सिर्फ आपको कन्वेंशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कि अगर वो दे दे तो क्या करेंगे, लेकिन पहले तो कंसेप्ट तो समझो। वो तो एक आध क्वेश्चन आना है अगर करंट चेंज होगा। हाँ जी, ठीक है। जब किसी सर्किट एलिमेंट के अंदर, अब ये सामने आर नजर आ रहा है आपको, आर एल सी कुछ भी हो सकता है, करंट एंटर करने वाला है, साइन कौन सा आएगा, माइनस के प्लस? प्लस आएगा, प्लस लिख देते हैं। फिर यहां, फिर डायोड में भी किससे एंटर करेगा करंट? यहां। 2 मिनट के लिए मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, छोड़िए अभी, और करंट ऐसे फ्लो करवा दिया। कुछ समझदार बच्चे कहेंगे देखो ये माइनस ना इस डायोड पे जा रहा है, यस और नो? बिल्कुल जा रहा है। और वो कहेंगे डायोड तो रिवर्स बायस है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? भाई परसेप्शन ही तो है। ठीक है वो अपनी जगह है वैसे तो, लेकिन मैंने क्या कहा कि लाइन सोर्स से देखनी होती है, पोलैरिटी कहां से देखनी होती है? क्या आर सोर्स है? आर तो लोड है कोई, बल्ब बुलब कुछ होगा, फैन होगा, तो यहां से देखनी है, तो सोर्स की पोलैरिटी के हिसाब से डायोड क्या है, प्लस फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं? और क्योंकि डायोड आइडियल है इसलिए डायोडियल डायोड किससे रिप्लेस होती है, कल बताया था। ये क्या लगा दिया मैंने रेड लाइन से, हाँ क्या लगा दिया, शॉर्ट सर्किट लगा दिया। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस यहां से, ये एक्स मान लो पॉइंट, ये वाई मान लो, जैसे रेजिस्टेंस के दो पॉइंट है एक्स और वाई, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर। और यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, हाँ जी आर प्लस जीरो, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, कितना बना? सर्किट की टोटल वोल्टेज है वी, ये वी, टोटल रेजिस्टेंस है आर, यही हुआ। ओके, रिवर्स बायस इसका आंसर नहीं है इसलिए ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। एमसीक्यू करने से लाइफ के बारे में सीखते हो आप, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो पहले हटाओ। जब भी कभी सिचुएशन में फंसे हो तो चार पांच बातें होती है जब दिमाग ब्लॉक हो जाता है, जैसे कंप्यूटर आप मोबाइल के चार पांच एप्लीकेशन खोल देते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप, अनवांटेड हटाते हो कि ये तो चाहिए नहीं। इनफैक्ट इतना गुस्सा आता है आपको, पहले तो मैं वो ऐप डिलीट करता हूँ जो मैं यूज ही नहीं करता। कई बार आपके करते हो कि नहीं करते हो? जब आपका मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, आपको पहले ये देखते हो कई दिन बाद, यार इसमें मेमोरी बढ़ गई है, फिर तो उस दिन इतना खाली बैठे होते हो आप, आज मैं पुरानी ना पिक फोटो छोड़ूंगा ना वीडियो छोड़ूंगा, आज मैं इसको ठीक करके रहूंगा। होता है कि नहीं होता है? अरे करते हो कि नहीं करते हो? तो फिर यहां पर भी तो वही है, चार में से एक ही आंसर है, वो हटा दो। कॉन्फिडेंस आता है ऐसे करने से, बहुत हिम्मत चाहिए जो क्वेश्चन आपने हटा दिया, क्योंकि अगर उसने जब उसको हटा रहे हो कहीं वही आंसर निकला तो निकाल दिया आपने, वेस्ट वेस्ट फेंक दिया उसको, समझ रहे हो? अब बचे दो। अब ये बताइए, इसके लिए थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, मैंने कहा था इलेक्ट्रिकल को जानना जरूरी है सब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब भी करंट फ्लो होता है और करंट की एंट्री, पहले यहां बताओ यहां पर करंट की एंट्री कैसी हो रही है, माइनस से प्लस के प्लस से माइनस, ऐसे एरो चल रही है ना देखो, माइनस से प्लस, मतलब ये माइनस से प्लस इधर हो गया, ये वोल्टेज राइज हो गई। उसके बाद मेरे पास दो सर्किट एलिमेंट है, यहां करंट प्लस से है और यहां भी करंट, तो ये जो माइनस से प्लस वाली वोल्टेज है, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस इन दोनों के बराबर होगी, यस और नो? मतलब जो वी वोल्टेज है सप्लाई में, वो जो आर में ड्रॉप बनेगा वो वोल्टेज, और जो डायोड में ड्रॉप बनेगा उसके बराबर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? दोबारा समझा देता हूं, ये लो। आप इसमें मेरे को ना सर्किट, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, तीन सर्किट एलिमेंट आइडेंटिफाई करो, तीन, और दो एक फैमिली के होंगे और एक एक फैमिली का होगा। तीन सर्किट एलिमेंट, एक तो ये है वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर है और एक डायोड है, तीन है। तीन में से दो फैमिली मेंबर कॉमन है, दो एक फैमिली के मेंबर है, वो दोनों हैं ये और ये। क्यों भाई, ये इनकी मेंबर क्यों नहीं हो सकता? इसके अंदर जो करंट एंटर हुआ है माइनस से, और इन दोनों के करंट करंट एंटर, ऐसे करंट चलेगा ना। अब ये बताओ कौन से मेंबर फैमिली के, एक फैमिली के हो सकते हैं? रजिस्टर और डायोड, या रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स, ये वाली इसको वोल्टेज सोर्स कह रहा हूं मैं, या डायोड और वोल्टेज सोर्स, कौन कौन से फैमिली मेंबर कॉमन है? बताओ इनमें से तीन सर्किट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर ली, कौन कौन? आर, डायोड लगी, डायोड ये थोड़ा बड़ा मान लो, डी मान लो इसको, और एक वोल्टेज सोर्स है, कौन कौन से एक फैमिली के मेंबर है?
ROD कैसे, किस भी पे बोला आपने? दोनों लोड है, दोनों में करंट की एंट्री प्लस से हो रही है, और V वोल्टेज सोर्स क्यों नहीं हो सकता? वो तो माइनस माइनस से प्लस एंटर कर रहा है, कैसे करंट एंटर कर रहा है? केवीएल ने भी तो ये बताया था, जो माइनस से प्लस जहां एंट्री करती है वो सारे सोर्स होते हैं, और जो प्लस से माइनस एंटर जहां करती है वो सारे लोड होती हैं। फिर सोर्स को वोल्टेज, जो सोर्स है और लोड को इक्वेट कर दो, और किसी लूप की सारी वोल्टेज एक साइड लेके आओ, तो राइट हैंड साइड में जीरो ही बचेगा। यही तो केवीएल था। कुछ बच्चे केवीएल पे इतना टाइम लगा लेते हैं, अरे केवीएल तो हर क्वेश्चन में होता है, केसीएल हर क्वेश्चन में होता है। कोई इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन नहीं बना ऐसा जिसमें केसीएल केवीएल यूज ना हो रहा हो। अलग बात है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते उस टाइम। थेवेनिन का कोई क्वेश्चन, नॉर्टन का कोई क्वेश्चन, कोई मोटर, कोई पावर सिस्टम का कोई भी कॉन्सेप्ट, हमेशा लंप्ड सर्किट के अंदर केवीएल एप्लीकेबल है। केवीएल केसीएल आया समझ में, एक नहीं आया? तो मुझे बताओ, ROD सेम मेंबर है, तो मुझे बताइए जो वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज है वो कितनी है? V। अरे V लिखा हुआ ये, कुछ नहीं प्लस माइनस लगाना। यहां पर R में कितनी वोल्टेज बनेगी? VR मान लो। और डायोड में कितनी वोल्टेज बनेगी? यही होगा। अभी अभी आप कह रहे थे कि यहां क्या है, पेपर में टाइम लगाना ही नहीं। शॉर्ट सर्किट में कितनी वोल्टेज बनती है? कितनी बनती है? अरे जो सर्किट शॉर्ट हो जाता है उसमें जीरो वोल्टेज बनती है हमेशा। तो अगर ये जीरो होगी तो V किसके बराबर आएगा? ये जो पूरी वोल्टेज है कहां ड्रॉप होगी? इसी लोड में तो जाएगी। डायोड में तो कुछ जा ही नहीं रहा, जीरो वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि डायोड तो आइडियल है। अगर डायोड प्रैक्टिकल होती तो कम से कम कितना वोल्टेज कंज्यूम कर सकती थी? अगर सिलिकॉन का होती तो अपने अंदर कितना वोल्टेज ले लेती? इतना तो लेती ना। लेकिन अब तो आइडियल है, अब कितनी ले रही है अपने अंदर वोल्टेज ये? तो मतलब ये जो सोर्स है, ये सोर्स है, ये पूरा का पूरा कहां ड्रॉप हो रहा है? आर में। चलिए ऑप्शन देखते हैं ए। फॉरवर्ड बायस में जो आर के क्रॉस वोल्टेज है वो वी के बराबर है। हाँ, यही तो है, यही तो है। सीधा सीधा नहीं पूछा वी इक्वल टू वी आर है या नहीं। चार ऑप्शन ऐसे भी बन सकते थे कि वी इक्वल टू वी आर होगा, वी इक्वल टू वी आर प्लस वी डी, ऐसे बना सकता था ऑप्शन। लेकिन इसने सिंपल पूछा ये वाला। क्या कहते हो? इसने सी ऑप्शन में देखना, इन द फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस आर इज 2 वोल्ट। अरे 2 कहां से आ गया? ये वी लिखा है, वी मतलब जहां कुछ नहीं होता वो क्या होता है? 1 होता है। मान लिया। तो जब यहां 1 वोल्ट दोगे तो 2 वोल्ट थोड़ी ना आ जाएगा। लोड के पास सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज थोड़ी ना हो सकती है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने आपको मान लिया सब्जेक्ट ईडीसी पढ़ाया है और आप खड़े हो जाओ और हंगामा कर रहे हो, हमें मशीन भी समझ में आ गया, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं इनको, मेरे एंड से तो नहीं आ सकता जब तक मैंने नहीं पढ़ाया। क्या कहते हो? सोर्स से ज्यादा लोड पे नहीं हो सकती। आप तो ह्यूमन बींग हो, आप अपने से सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो, लेकिन ये तो मशीन है ना, डिवाइस है, हमारे चलने से चलेगा। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए। क्या बनेगा? अगर अगर यहां पर 2 वोल्ट लिखा होता, मुझे ये बताओ, तब इसका आंसर क्या होता? हम्म, सी बन जाता इसका आंसर। ये फिर क्या होता? फॉरवर्ड बायस में तो अभी भी है। अरे +2, ये माइनस अभी ने है कि नहीं है? और वोल्टेज अक्रॉस आर क्या हो जाती है? 2 वोल्ट अगर यहाँ है तो 2 वोल्ट में से 2 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ कितनी ड्रॉप हुई है? तो तभी भी ठीक आ रहा है, आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट आ रहा है। अब ये 2 वोल्ट का बात आंसर जब सोर्स की सप्लाई कितनी होती? 2 वोल्ट होती। आया समझ में? आया समझ में? अब मैं इसी में थोड़ा सा चेंज और करता हूं। अगर यहां पर मान लिया 1 वोल्ट है, और ये डायोड मैं आपको बताता हूं किसका है, प्रैक्टिकल है, वेरी गुड, सिलिकॉन का है, मान लिया सिलिकॉन का। और अब पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस आर, जिसको हम बोलते हैं वी आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओगे? सिलिकॉन की डायोड यूज कर ली, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल डायोड है। वी आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बताना है कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर? वेरी गुड, 0.3। हाँ ठीक है, 0.7 तो ये ले लेगा, 0.7 का मतलब 0.70, और 0.30 ये ले लेगा। 0.70 0.30 मिलाओगे 1 हो जाएगा, 1.00, जीरो का फिर महत्व नहीं। और ये कितनी है? 1। अरे ये दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है? और अगर जर्मेनियम का होता तो मान लीजिए 0.2 मान के चलो ड्रॉप, वो लिखेगा जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज बता भी देगा आपको। अब बताओ वीआर के क्रॉस ड्रॉप कितना बनेगा?
अरे यार एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आते। कहने का मतलब है लोड, जो भी लोड है उन सब की वोल्टेज किसके बराबर होनी चाहिए, वो आंसर लिखना है। अब पॉइंट टू में मैं क्या ऐड करूं कि 1 वोल्ट बन जाए, 0.8। और एक बार एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन में, मैं किसी इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं था, उन्होंने क्या किया मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। यहां लिख दिया 2 वोल्ट, इस तरह क्वेश्चन था, और फिर सिलिकॉन डायोड लिख दिया, और ऊपर लिख दिया कि सिलिकॉन का वी कट इन 0.6 है, और फिर पूछ रहा था वी आर। और स्टूडेंट ने बस इतना ही देखा, सिलिकॉन वी कट इन, 2 में से 0.7 घटा दिया। अच्छा, गिवन के क्वेश्चन के जो गिवन कर दिया तो गिवन से लेना पड़ेगा। 0.6 0.7 बहुत नॉमिनल वैल्यू है, और आंसर भी इतना अप्रोक्सीमेट आएगा बिल्कुल। वी कट इन 0.7 लेकर भी इसने आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, और 0.6 लेकर भी ऑप्शन रखा हुआ है। इसको बोलते हैं बहुत बारीकी में चले जाना। तो वो ही चेक कर रहा है कि बच्चा पेपर में प्रेजेंट है ही है भी कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि पूरा रट के ही आया सारा कुछ, कोचिंग लेके इतना सब कुछ रट लिया। कोचिंग लेके तो याद हो गया 0.7 है, चैलेंज तो कोई कर नहीं सकता। उन्होंने तो बोला कि वी कट इन अज्यूम कर लो 0.6, अज्यूम ही तो बोला। कौन सा आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, अज्यूम बोला है, क्या बोला है। अब बताओ आंसर क्या होगा। जो बच्चा 2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेगा उसका तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा, और जो करेगा 0.7, जिसके ये वो वाले बच्चे हैं जो आज भी टूथपेस्ट लेने लेने जाते हैं मार्केट में, बोलते हैं कोलगेट दे दो, चाहिए उनको स्टूडेंट, क्या चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोलगेट ही, कोलगेट इतनी बार ऐड देख ली बचपन से, उनको लगता है कोलगेट ही टूथपेस्ट होता है, चाहिए उनको कोई और। जो आज भी डिसइंफेक्टेंट मांगने जाते हैं, चाहिए उनको सेवलन सेवलॉन, लेकिन मांगते क्या, डेटोल दे दो, क्योंकि बचपन से सुना ही डेटोल है, सबसे ज्यादा ऐड उसकी आती है, उनको लगता है डेटोल ही डिसइंफेक्टेंट है, फिर वो देता है डेटोल ले लो, अरे डेटोल नहीं, ये नहीं चाहिए, दूसरा दो कंपनी का। वो बोलते हैं कि डिसइंफेक्टेंट डेटोल ही है, पेस्ट कोलगेट ही है। कोलगेट अलग कंपनी है, पेप्सोडेंट अलग कंपनी है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्यों कहाँ ध्यान देना है, फोकस करना है क्वेश्चन पर। रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट, रीड द, आया समझ में।